अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। हमने 9th क्लास के फिज़िक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस स्टार्ट की थी। आज हम लोग उसका टॉपिक करेंगे फोर्सेस इन ए फ्री बॉडी डायग्राम। कहते हैं जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं या पुश करते हैं तो उसके ऊपर डिफरेंट फोर्सेस लग सकती हैं। मे बी वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्सेस लग रही हो, ग्रेविटी की लग रही हो, नॉर्मल फोर्स, डिफरेंट फोर्सेस हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर सकती हैं। आज हम देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लगती हैं, उनकी मैग्नीट्यूड क्या हो सकती है और डायरेक्शन क्या होती है। कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बेसिकली होती क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम एक ऐसी डायग्राम होती है जिसमें आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट फोर्सेस की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन शो कर रहे होते हो वेक्टर के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, कोई बुक है जो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है और मैं इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, इसको आगे की तरफ धकेल रही हूँ। तो मुझे बताना है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, उनकी मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्ट वेक्टर के थ्रू। जैसे कि इस डायग्राम में ये शो किया हुआ है वेक्टर के थ्रू कि ये वही बुक है। बुक को यूजली बच्चे हम लोग या किसी भी ऑब्जेक्ट को यूजली आप बॉक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, बॉक्स के जरिए उसको शो किया जाता है। इसके ऊपर ना डिफरेंट फोर्सेस लग रही हैं। जैसे अगर ये टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, तो पहली बात तो इसके ऊपर वेट फोर्स लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वेट फोर्स के जो ऑपोजिट होती है वो नॉर्मल फोर्स होती है। आगे की तरफ इसके ऊपर आप अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो तो ये अप्लाइड फोर्स है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। तो ऐसी डायग्राम जिसमें आप डिफरेंट फोर्सेस को वेक्टर के जरिए शो करते हैं उसको फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। ये जो वेक्टर की लेंथ है ना, वो आपको बताएगी उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, और ये जो एरो है ये आपको बताएगा डायरेक्शन। तो आपके पास एरो आपको क्या चीज़ बता रही होती है? एरो आपको बता रही होती है डायरेक्शन और लेंथ, मैग्नीट्यूड। अब अगर आप इन दो फोर्सेस में देखें, इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी, क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है। इसकी लेंथ कम है तो इसकी मैग्नीट्यूड कम होगी। इसके डायरेक्शन इस तरफ होगी, इसके डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जो लेंथ होती है वो आपको क्या बताती है? उसकी मैग्नीट्यूड, और जो एरो होता है वो आपको क्या बताती है? डायरेक्शन। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, किस डायरेक्शन में लग रही हैं, उनकी मैग्नीट्यूड क्या है, वो किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो? फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू। अभी हम लोग देखते हैं न्यूटन लॉस ऑफ मोशन को। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव ऑन कर रहा है तो उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स या न्यूटन के कौन से लॉज वैलिड हैं। न्यूटन के 3 लॉज होते हैं, उनको सबको वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या कहता है? कहता है कि अगर ये फॉर एग्जांपल कोई बुक है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, तो ये इसी के ऊपर बिल्कुल ऐसे ही पड़ा रहेगा, अनलेस कि मैं इस बुक को नहीं उठाती या इस बुक को आगे पीछे नहीं करती। तो ये अपनी ये स्टेट का मतलब है जिस हालत में है उसी तरह से पड़ा रहेगा। तो ये बुक उसी तरह से पड़ी रहेगी इस टेबल के ऊपर, ये खुद मूव नहीं करेगी। ये कब मूव करेगी? जब मैं इसके ऊपर कोई फोर्स लगाऊंगी। ठीक है। तो यहाँ पे ये बात यही कह रहा है कि हमारे पास एक कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है या मूव करते हुए को स्टॉप करना है तो आपको क्या लगानी पड़ती है? फोर्स लगानी पड़ती है। आगे वो एग्जांपल इसी बुक की दे रहा है कि एक बुक है जो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, वो वहाँ पे ही पड़ी रहेगी अनलेस कि मैं उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाऊंगी। कहते हैं इसकी और भी एक एग्जांपल दी जाती है कि यूजुअली हमारे पास सपोज करते हैं कि अगर कोई आप बॉल को ज़मीन के ऊपर मूव करवाते हो ना तो वो मूव ही करती रहेगी। लेकिन वो तो हमें पता है ना कि कुछ टाइम बाद रियल लाइफ में वो रुक जाती है। वो क्यों रुकती है? क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पे कोई ना कोई फ्रिक्शन लग रही होती है। ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से रियल लाइफ में रुक जाती है, लेकिन अगर कोई फ्रिक्शन वगैरह ना हो और बॉल मूव कर रही हो तो वो मूव ही करती रहेगी। तो उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें। ये एग्जांपल ज़्यादा प्रेफरेबल है कि अगर कोई बुक टेबल के ऊपर पड़ी है तो वो पड़ी रहेगी अनलेस आप उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाओगे। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ की जो आपने डेफिनेशन करनी है वो बेसिकली आपने ये करनी है कि बॉडी जो है अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट, कि अगर वो रेस्ट पे पड़ी है तो वो रेस्ट करती रहेगी, अगर मूव कर रही है तो वो मूव करती रहती है। कब तक? जब तक आप बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाओगे। इसकी एग्जांपल में आप ये वाली दे सकते हो। आप बुक
placed on a table is at rest unless a force is applied on it. ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमनली शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह से वो आपको एक एग्जांपल देता है, कहते हैं अगर आप रेस्ट पे हो तो रेस्ट पे रहते हो, मूव ऑन कर रहे हो तो मूव करते रहते हो। तो उसको डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ रिलेट करवाया जा रहा है। जैसे वो कह रहा है कि आप क्या सपोज करो कि एक बस है जो बड़ी स्पीड के साथ मूव ऑन कर रही है, आप क्या करते हो, उसको सडनली ब्रेक अप्लाई कर देते हो, मतलब उसको स्टॉप करते हो। तो हमें आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे ही आप किसी बस में बैठे होते हो, वो एकदम से रुकती है ना, तो आपको एक बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश मिलता है, आपको लगता है जैसे आपको पीछे की तरफ धकेला गया है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो अपनी मूविंग स्टेट को, वो गाड़ी मूव कर रही थी तो हम चाह रहे होते हैं कि हम मूव ही करते रहें, लेकिन जैसे गाड़ी रुकती है तो हम, इसलिए हमें होता है कि हमने उस कंटिन्यू करना होता है उस मोशन को, तो हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में एक पीछे से झटका लगता है, पीछे की तरफ हमें एक पुश मिलता है। ठीक है, कहते हैं इसका मुतबादिल भी ले सकते हो कि एक गाड़ी है वो रेस्ट पे है, आप उसको एकदम से ऑन करते हो, मतलब एकदम से स्टार्ट करते हो, तो तब भी आपको पीछे की तरफ एक झटका लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट पे था, तो वो ये चाह रहा होता है कि मैं रेस्ट पे रहूँ, तो इसलिए उसको पीछे की तरफ एक झटका मिलता है। इसी तरह से वो कहते हैं कि अगर हमारे पास बस मूव ऑन कर रही है, आप उसका इंजन स्टार्ट करते हो, तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि हमारे पास मूव ऑन कर रही है गाड़ी, लेकिन जैसे ही आप उसका इंजन ऑफ कर देते हो ना, तो थोड़ी देर बाद गाड़ी चलती रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद ब खुद रुक जाती है। वो रुकती क्यों है? वो बेसिकली फ्रिक्शन फोर्सेस की वजह से, रोड के साथ जो उसको रगड़ लग रही होती है ना, उसके साथ फ्रिक्शन की वजह से हमारे पास कह लें कि गाड़ी रुक जाती है। लेकिन वो कहते हैं अगर इसी सिचुएशन को आप आइडियलाइज करो ना, स्पेस में देखो, स्पेस में तो कोई मीडियम नहीं होता, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं होती, तो वहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो मूव करता रहेगा। इन शॉर्ट, फर्स्ट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ है क्या, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहता है, अगर कोई वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा। तो आपने इसकी ये स्टेटमेंट करनी है, साथ में ये बुक ऑन ए टेबल की एग्जांपल करनी है। दूसरा हमने ये देखा कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसको मूव करवाना है या स्टॉप करवाना है, तो आपको उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगानी पड़ती है। कहते हैं एक तो हमारे पास न्यूटन की फर्स्ट लॉ की ये स्टेटमेंट होगी, आगे हमने कुछ एग्जांपल्स दी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मैंने उसको स्टॉप करवाना है, तो वो अपनी उस मोशन को रिटेन करेगा, मतलब वो उसके रिएक्शन में कोई आपको मोशन देगा। जैसे कोई बस है, मैंने उसको सडनली रोक देती हूँ, ब्रेक अप्लाई कर देती हूँ, तो आपको एक झटका सा लगता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। कहते हैं आप इसको एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हो न्यूटन से फर्स्ट लॉ को अकॉर्डिंग, फोर्स की डेफिनेशन को। कहते हैं फोर्स एक ऐसी एजेंसी है जिसके थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकते हो। स्टेट को चेंज करने का मतलब क्या है? अगर वो रेस्ट पे है तो उसको मूव करवा सकते हो, अगर वो मूव कर रहा है तो वो रेस्ट पे आप उसको लेके आ सकते हो। मतलब अगर कोई बॉल है वो रेस्ट पे पड़ी है तो उसको मूव करवा दो, अगर मूव करिए तो उसको स्टॉप कर दो, तो आप उसको दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ की हमने इसमें डेफिनेशन देखी, उसकी एग्जांपल देखी, और फोर्स की डेफिनेशन देखी कि वो ऐसी एजेंसी है जिसके थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज कर सकते हो। स्टेट का मतलब है अगर रेस्ट है तो उसको मूव करवा सकते हो, अगर मूव कर रही है तो उसको रेस्ट पे लेके आ सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं इनर्शिया। इनर्शिया कहते हैं हमारे पास क्या होती है, किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है कि उसने अपनी स्टेट को रिटेन करना, मेंटेन करना। मतलब क्या है कि अगर वो रेस्ट पे है तो वो चाहेगी कि मैं रेस्ट पे रहूँ, और अगर कोई मूव कर रही है तो उसकी ये होगा कि वो मूव ही करता रहे। तो इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। कहते हैं इनर्शिया जो है ना, वो बेसिकली डिपेंड किस चीज़ के ऊपर कर रहा होता है? मास के ऊपर। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास जितना ज़्यादा होगा, उसको मूव करवाना या उसको स्टॉप करना उतना मुश्किल होगा। तो हम कहते हैं ग्रेटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ग्रेटर द इनर्शिया, कि अगर ज़्यादा मास है उसको मूव करवाना भी मुश्किल होगा, उसकी स्टेट चेंज करना मुश्किल होगा। अगर कोई रेस्ट पे होगा तो उसको स्टॉप करवाना भी मुश्किल होगा। जिसकी एग्जांपल वो ना यहाँ पे देते हैं, एक सिंपल सी चीज़ को कंसीडर करते हैं। वो कहते हैं सपोज करें कि आपके पास एक बाइसाइकिल है, आप उसको थोड़ी सी भी फोर्स दोगे ना तो वो मूव करना शुरू हो जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप वही फोर्स ट्रक को देते हो ना, उस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा, वो अपनी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा। क्यों? क्योंकि ट्रक को मूव करवाना बहुत मुश्किल होता है, उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा होता है।
ठीक है, वो अपनी स्टेट को रिटेन करता है, मेंटेन करता है। वो रेस्ट पे रहेगा तो रेस्ट पे ही रहता है, इजीली वो मूव ऑन नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास है न्यूटन फर्स्ट लॉ, हमने पहले देखा, और ये न्यूटन फर्स्ट लॉ को आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ भी यही बात नहीं कर रहा, न्यूटन फर्स्ट लॉ भी यही आपको कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहता है, मूव कर रहा है तो मूव करता रहता है, अनलेस कि आप बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाते। इनर्शिया भी यही कहता है कि किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपनी मोशन को या रेस्ट को मेंटेन करता है। तो आप इसको दोनों तरह से देख सकते हैं। अभी हमने देखी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसकी एग्जांपल देखी, फिर हमने देखी फोर्स की डेफिनेशन, और बाद में हमने इनर्शिया को डिफाइन किया कि कोई रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, मूव करता है तो वो मूव करता रहेगा। और किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करवाना मुश्किल है या कितना आसान है वो डिपेंड करता है उसके मास के ऊपर। तो मास और इनर्शिया डायरेक्ट रिलेटेड है। जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा, मतलब उसकी स्टेट में चेंज लेके आना उतना मुश्किल होगा। आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो बच्चे मेरे से पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, अल्लाह हाफिज़।